नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में हमने कल की क्लास में थोड़ा सा जाना था। यानी मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है हुआ करता था। और अब ये इसके सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों ये जो है गंगा सोन नदियों के किनारे पर था, और यहाँ पर जो है दोस्तों लोहे के भंडार थे। यानी लोहे के भंडार थे, यहाँ पर ये नदियों के किनारे पर था। यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती थी, यहाँ से जो है व्यापार अच्छा होता था। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जब कृषि वगैरह सब अच्छी होती थी तो यहाँ पर जो है टैक्स भी अच्छा मिलता था। तो इसी के लिए जो है सारे राजा जो है मगध पर शासन करना जो है चाहते थे। और साथ ही दोस्तों, मगध की हमने वर्तमान स्थिति के बारे में कल की क्लास में जाना था। तो वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी वर्तमान स्थिति। और साथ ही यदि बात की जाए, जो मगध साम्राज्य था इसका उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसी जो है माना जाता है। और साथ ही मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? तो 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है पूरा मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है रहा था। और मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश था बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ, जिनका एक पुत्र था जरासंध। और इसी जरासंध ने जो है मगध की राजधानी बनाई थी गिरिब्रज। तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मगध पर शासन करने वाले वंश। यानी बृहद्रथ वंश के बाद जो है कौन कौन से वंश जो है मगध पर आए थे। तो सबसे पहले अब इनके बारे में क्रम से लिखेंगे और फिर एक एक वंश करके जो है अच्छे से जानेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले वंश। मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे? तो इनके बारे में लिख लेते हैं। तो दोस्तों, बृहद्रथ वंश के बाद यदि बात की जाती है कौन सा वंश आया था, तो आया था दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आया था? हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद तीसरा वंश आता है दोस्तों नंद वंश। नंद वंश आता है। नंद वंश का जो कि अंतिम शासक होगा घनानंद, इसकी हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना करेंगे, मौर्य वंश की। ये दोस्तों मौर्य वंश हो गया। यानी नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद आता है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कणव वंश। कणव वंश आता है। और फिर आता है दोस्तों सातवाहन वंश। तो इन सभी ने जो है क्रम से शासन किया था मगध पर। अब एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं हर्यक वंश के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं। यानी मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है या किस वेद में मिलता है? तो मगध साम्राज्य का जो सबसे पहला उल्लेख है वह अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में जो है मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो दोस्तों हर्यक वंश का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो 544 बीसी से लेकर 544 बीसी लेकर 412 बीसी तक जो है शासन रहा था हर्यक वंश का। यानी पूरे हर्यक वंश का शासनकाल जो है 544 बीसी से लेकर
412 BC तक जो है रहा था। अब संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात की जाए, जो ये हर्यक वंश है इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? संस्थापक यानी फाउंडर। तो दोस्तों आप पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यानी जो हर्यक वंश है दोस्तों, इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जिनका शासनकाल जो है 544 BC से लेकर 492 BC तक जो है रहा था। यानी इन्होंने 52 वर्षों तक जो है शासन किया था। और इनके अन्य नाम, यानी इनको जो है किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इनको जो है श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य के अकॉर्डिंग क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग इनको जाना जाता है। और यही मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। कहा जाता है कि बिंबिसार ने जो है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। और इन्होंने जो है कई सारे राज्यों में जो है अपनी शादियाँ की थी। तो कौन कौन सी इन्होंने शादियाँ की थी? पहली शादी की थी इन्होंने महाकौशल से, जो कि कौशल महाजनपद यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और यहाँ से जो इनको काशी जो है दहेज में मिला था, यानी काशी महाजनपद जो है इनको दहेज में मिला था। और ये दहेज का पहला उदाहरण था। साथ ही दूसरी शादी की थी इन्होंने चेलना से, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। तीसरी शादी की थी, चेलना जो है दोस्तों लिच्छवी चेटक की बहन नहीं, लिच्छवी चेटक की पुत्र थी। लिच्छवी चेटक की बहन बहन तो जो है वो महावीर स्वामी जी की माता थी। याद रखें दोस्तों, कौन थी? वो माता थी। अब यहाँ पर बिंबिसार ने जिससे शादी की थी वे लिच्छवी चेटक की पुत्र थी। तीसरी तीसरी शादी की थी दोस्तों चेमाया खेमा से, तो जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। और ये मध्य प्रदेश जो है पंजाब में पड़ता था। अब इसके बाद दोस्तों बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता, और वहाँ पर जो अपने पुत्र अजात शत्रु को जो है वहाँ का क्या बनाया था? उपराजा जो है बनाया था। इसके बाद दोस्तों बिंबिसार की यदि बात की जाए, तो बिंबिसार का जो महल था और मगध का जो वास्तुकार था, तो कौन था? महागोविंद था। अब इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करेंगे। मगध यानी हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार थे। बिंबिसार जो कि गद्दी पर 544 BC से लेकर कब तक रहे थे दोस्तों? 492 BC तक रहे थे। कब तक? 492 BC तक, यानी 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक जो है गद्दी पर रहे थे। अब इनके आदर्श नाम यानी अन्य नाम की यदि बात की जाए, तो श्रेणिक की बात की जाए, तो जैन साहित्य के अकॉर्डिंग, जैन साहित्य में जो है बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों क्षेत्रोजस की यदि बात की जाए, तो मत्स्य पुराण में कहा गया, मत्स्य पुराण में। और ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण था, सबसे पुराना पुराण था। यहाँ से दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी जो है यहाँ से मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था। बिंबिसार ने बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया, यानी कई सारी शादियाँ की थी। तो पहली शादी किससे की थी? महाकौशला से। महाकौशला से कहाँ की थी दोस्तों? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ से जो है काशी दहेज में मिला था। काशी दहेज में मिला, यहाँ से जो है काशी दहेज में मिला था। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरी शादी की यदि बात की जाए, दूसरी शादी किससे की थी? चेलना से। ये कौन थी? लिच्छवी चेटक की पुत्री। लिच्छवी चेटक की पुत्री थी।
अब तीसरी शादी की यदि बात की जाए क्षेमा या खेमा से, क्षेमा या खेमा से, तो दोस्तों दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेमा या खेमा से मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी। अब ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता था? मध्य प्रदेश पड़ता था दोस्तों पंजाब में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ता था? ये पंजाब में जो है पड़ता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। बिंबिसार ने बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता, अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बनाया था, वहाँ का उपराजा बनाया था, वहाँ का जो है उपराजा बनाया था। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही दोस्तों जो ये अंग महाजनपद है सबसे पूर्वी महाजनपद था, सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो ये आपको याद रखना है, यानी सबसे पूर्वी महाजनपद था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार। बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार। मगध का वास्तुकार कौन था? मगध का वास्तुकार था दोस्तों महागोविंद। ये हो गया दोस्तों महागोविंद। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बाद में जो है अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को जो है इसने अपना लिया था। और राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को जो है इसने राजधानी बनाया था। और इसके बाद जो है बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को जो है दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन यह बात जो है अजातशत्रु को पसंद नहीं आई और अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा। और पिता की हत्या करने के बाद जो है प्रथम पितृहंता कहलाया था। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। और इसके बाद दोस्तों इसका पुत्र यानी अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयन, और ये भी जो है अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठता है। तो इसीलिए जो है उदयन को द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। और इसी कारण जो है दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंटों को लिखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब दोस्तों एक साथ इसका रिवीजन करेंगे अभी। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी यानी फॉलोवर, अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर अपनी पत्नी चेलना के कहने लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों अभी इसको अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को, क्यों इसने जो है ऐसा किया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजधानी की। राजधानी राजगृह, राजगृह जो है राजधानी को बनाया था। अब यहाँ पे बात करते हैं बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। बिंबिसार अपने ज्येष्ठ
पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब दोस्तों बिंबिसार का जो है एक पुत्र और था अजातशत्रु, जिसको इसने अंग महाजनपद का जो है क्या बनाया था, उपराजा बनाया था। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा। इसी कारण इसे प्रथम पितृहंता कहा गया। अब दोस्तों बाद में इसका पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठेगा। तो ये आपको याद रखना, गद्दी पर जो है बैठेगा। इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा गया। इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं मगध पर शासन करने वाले वंश। मगध पर शासन करने वाले वंश की यदि बात की जाए तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और दोस्तों अब बात आती है सबसे पहले वंश की यानी हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासनकाल की बात की जाए तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक गद्दी पर रहा था। यानी इतने समय तक हर्यक वंश का जो है शासनकाल जो है रहा था। संस्थापक यानी फाउंडर की बात की जाए तो बिंबिसार थे, जो कि 544 बीसी से 492 बीसी तक गद्दी पर रहे थे, यानी 52 वर्षों तक। इनके अन्य नाम यानी आदर्श नाम श्रेणिक, जैन साहित्य के अकॉर्डिंग इनको श्रेणिक कहा गया है। क्षेत्रोजस यानी मत्स्य पुराण में जो है इनको क्षेत्रोजस कहा गया है। यानी दोस्तों हमने जब उत्तर वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था पुराणों के बारे में। पुराणों की संख्या थी 18, जिनमें से सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। तो इसमें जो है बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है और ये सबसे पुराना पुराण है। और साथ ही यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। बिंबिसार ने जो है दोस्तों अपने राज्य का विस्तार के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। यानी बिंबिसार ने अपने राज्यों का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था, यानी इन्होंने कई सारी शादियाँ की थी। तो पहली शादी की थी महाकौशल से, जो कि कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, यानी जो कौशल महाजनपद था। तो यहाँ पर जो कौशल नरेश था प्रसन्नजीत, उसकी बहन महाकौशल से शादी की थी। तो यहाँ से जो है इसको दहेज में काशी मिला था, जो कि दहेज का पहला उदाहरण था माना जाता है। इस समय जब इस बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था तो इस समय जो है काशी की वार्षिक इनकम कितनी थी, तो एक साल में जो है 1 लाख रुपए यहाँ से टैक्स इकट्ठा होता था काशी से, जब इस समय इसको दहेज में मिली थी। दूसरी शादी चेलना से की थी, जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। तीसरी शादी छेमा या खेमा से, जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी और ये मध्य प्रदेश पंजाब में जो है पड़ता था। इसके बाद बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। साथ ही दोस्तों अंग महाजनपद की यदि बात की जाए तो ये सबसे पूर्वी महाजनपद था। ये हमने महाजनपद की क्लास में अच्छे से जाना था। बिंबिसार का जो है दोस्तों जो महल था, बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन था, तो महागोविंद जो है बिंबिसार के महल और मगध का आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार जो इसको कहा जाता है। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी
चेलना के कहने पर जो है जैन धर्म को अपना लिया। अब दोस्तों इसने ऐसा क्यों किया, यानी यहाँ पर जो हमने चेलना की बात की, ये कौन थी, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। लेकिन महावीर स्वामी की जो है माता जी कौन थी, लिच्छवी चेटक की बहन थी। तो इस प्रकार जो है महावीर स्वामी और चेलना जो है आपस में मोमेरे भाई बहन हुए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भी जो है परिवारवाद जो है चलता था। तो इसी कारण जो है अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि चेलना जो है अपने भाई की वजह से जो है जैन धर्म को मानती थी। तो इसी कारण जो है बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म में पहुंच गए थे। बिंबिसार राजधानी बनाई थी इन्होंने राजगिरह। बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र मतलब होता है दोस्तों अपने बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी प्रोसेसर बनाना चाहते थे, यानी अपने बाद जो है अगला राजा जी इसको बनाना चाहते थे। लेकिन इसका एक पुत्र और था बिंबिसार का एक पुत्र और था अजातशत्रु, जिसको जो है अंग महाजनपद का उपराजा बनाया था। अब ये बात जो है अजातशत्रु को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मेरे बड़े भाई दर्शक को जो है राजा बनाया जा रहा है। तो इसी कारण जो है अजातशत्रु ने क्या किया, तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा, याद रखें दोस्तों, स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था। और बाद में अपने भाई दर्शक की भी जो है इसने हत्या कर दी थी। और ये जो है अजातशत्रु को किसने भड़काया, तो अजातशत्रु के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था देवदत्त, इसी ने जो है भड़काया था। और इसी कारण जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों इसी कारण जो है इसको प्रथम पितृहंता कहा गया। प्रथम पितृहंता का मतलब है दोस्तों यानी पिता की हत्या करने वाला। अब दोस्तों इसको प्रथम पितृहंता कहा गया है, क्या किसी और ने भी पिता की हत्या की थी? बिल्कुल की थी। अजातशत्रु का बेटा होगा उदयन। उदयन भी जो है यानी बाद में इसका पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठेगा। और इसी कारण जो है दोस्तों उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय पितृहंता जो है इसको कहा गया है, द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। किसको कहा गया? उदयन को, क्योंकि उदयन ने भी जो है अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। और यही कारण है कि इस वंश को यानी हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहा गया, यानी अपने पिताओं की हत्या करके जो है बेटे गद्दी पर बैठ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में, जान लेते हैं। तो अजातशत्रु जो है कब गद्दी पर बैठा था और कब से कब तक जो है ये गद्दी पर रहा था। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु की यदि बात की जाए तो ये 492 BC से लेकर कब से कब तक, 460 BC तक रहा था। 460 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। याद रखें दोस्तों 492 BC से लेकर 460 BC तक गद्दी पर रहा था। अन्य नाम है इसका कुणिक और पितृहंता, तो ये इसके अन्य नाम है। और इसकी माता की यदि बात की जाए तो महाकोसला या चेलना। तो दोस्तों ये आप ऑप्शन के अनुसार जो है देख लेंगे, महाकोसला या चेलना। प्रथम बौद्ध संगीति की जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इसी के समय हुई थी 483 BC में, राजगिरा में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और विजय हुआ, और बाद में बाजीराव से विवाह हुआ जो कि प्रसेनजीत की बेटी थी। इसने जो है दोस्तों बज्जी और मल्ल को हराया, यानी इसने बज्जी और मल्ल को हराया। और अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो अब इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अन्य नाम की यदि बात करते हैं कुणिक। इसके अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, कुणिक। और साथ ही दोस्तों पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। तो ये पितृहंता कहाँ पे कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है, पिता की हत्या करने वाला। माता की यदि बात की जाए, माता कौन थी? महाकोशला या चेलना। इस बात को लेकर दोस्तों अभी कंफर्म नहीं हो पाया चेलना का पुत्र या महाकोशला का। तो इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, कहीं पर ये महाकोशला दिया होता है, कहीं पर चेलना। तो ऑप्शन में जो है एक ही आएगा, या महाकोशला है या चेलना। तो इसको ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? इसी के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी?
BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप ये इसके अध्यक्ष थे। किसके दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति के। अब यहाँ पे बात करते हैं काशी के लिए संघर्ष को। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। काशी के लिए जो है प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और साथ ही दोस्तों विजयी हुआ और बाद में जो है बाजीराव से विवाह किया। विजयी हुआ और बाद में बाजीराव से विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रसेनजीत की पुत्री थी। याद रखें दोस्तों, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी या बेटी थी। इसने जो है दोस्तों इसने बज्जी और मल्ल को हराया था। इसने बज्जी और मल्ल को हराया था। मल्ल संघ को हराया। तो ये आपको याद रखना है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये आपको याद रखना। आप इसकी यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये अजातशत्रु भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अजातशत्रु की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये 492 BC से लेकर 460 BC तक गद्दी पर रहा था। इसके अन्य नाम की बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है कुणिक नाम से जो है जाना जाता है और साथ ही पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। तो इसको जो है बौद्ध ग्रंथों में पिता की हत्या करने वाला जो है इसको कहा गया है। और साथ ही दोस्तों इसको जो है प्रथम पितृहंता पितृहंता याद रखें दोस्तों। पूछा गया है प्रथम पितृहंता किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता है। अब इसकी माता की यदि बात की जाए तो महाकोसला या चेलना। दोस्तों बिंबिसार ने जो है 3 शादियाँ की थी और भी की थी, लेकिन 3 शादियाँ जो है सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है यहाँ से। तो 3 शादियाँ की यदि बात की जाए तो पहली महाकोसला, चेलना और छेमा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसकी माता कौन थी अजातशत्रु की। तो इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, क्योंकि कहीं पर जो है महाकोसला दिया होता है, कहीं पर चेलना। तो इसको ऑप्शन अनुसार देख लेंगे। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई थी राजगृह में। महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। ये अभी आपको अच्छे से पता लग गया हो पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद दोस्तों काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ, साथ ही इसका विजय हुआ और बाद में बाजीराव से विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों प्रसेनजीत ने जो है पहली शादी किससे की थी? महाकोसला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। तो यहाँ से जो है बिंबिसार को क्या मिला था? काशी जो है दहेज में मिला था। लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा। तो प्रसेनजीत ने कहा कि तुमको जो है काशी वापस देना होगा, क्योंकि तुमने जो है हमारे जीजा की हत्या कर दी है, इसलिए तुमको जो है काशी वापस देना होगा। तो अजातशत्रु ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो प्रसेनजीत ने कहा कि इसके लिए जो है युद्ध होगा। तो अजातशत्रु ने कहा हम तैयार हैं। तो आपस में जो है इनके बीच संघर्ष हुआ यानी युद्ध हुआ। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी अजातशत्रु की। जब ये जीत गया तो इसके बाद जो है बाजीराव से इसने शादी की। ये बाजीराव कौन थी? तो प्रसेनजीत की पुत्री थी। तो ये आपको दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा कि किस कारण जो है संघर्ष हुआ था प्रसेनजीत से काशी के लिए। और इसने जो है बज्जी और मल्ल जो कि दोनों महाजनपद थे और जो कि दोनों गणतंत्र थे, इनको जो है हराया, यानी इनको जो है इसने जीत लिया था। इसके बाद अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म का फॉलोवर था और जैन धर्म को ये मानता था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी अब यहीं तक रहेगी और इससे आगे हम कल की क्लास में उदयन के बारे में जानेंगे, कैसे उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी चेंज करके कौन सी बनाई थी, इसके कौन कौन से बेटे थे और कौन इसके बाद जो है गद्दी पर बैठेगा।
तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।